6WTV में खुश आमदीद। साम्राज्यत, हुब अलवतानी पर फख्र और एक दूसरे पर मुनहसर इत्तेहाद, इन सब चीज़ों ने इस वक्त दुनिया में बढ़ते हुए तनाव में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पहली जंग अजीम शुरू हुई। दुनिया को पहली जंग अजीम के दौरान खंदकी जंग की हौलनाकियों, जहरीली गैस और टैंकों जैसी खतरनाक नई टेक्नोलॉजीज का सामना करना पड़ा। ये जंग 1914 से 1918 तक जारी रही। दुनिया ने अब तक सबसे हौलनाक कत्ल आम और खौफनाक खूनरेजी इसी जंग में देखी, जिसके नतीजे में 16 मिलियन से ज्यादा फौजी और शहरी हलाक हुए। इस जंग ने बुनियादी तौर पर दुनिया के जोग्राफिया को भी पूरी तरह बदल के रख दिया, जिसके नतीजे में वसी व अरीज ऑस्ट्रो हंगरी, सल्तनती उस्मानिया और रूसी सल्तनतों का खात्मा हुआ, जो सदियों से मौजूद थी, और उनकी जगह लेने के लिए नई कौमों की तश्कील हुई। इस जंग में आखिरी गोली चलाए जाने के काफी अरसे बाद भी एक सियासी इंतशार और समाजी हलचल जारी रही, जो बिलाखिर 2 दहाइयों के बाद एक और इससे भी बड़े और खूनी आलमी तनाज़े का बाइस बनी, जिसको दुनिया आज दूसरी जंग अजीम के नाम से जानती है। 1914 में ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल वो वाक़या था जिसने पहली जंग अजीम की आग को भड़का दिया। लेकिन मौरखीन के मुताबिक पहली जंग अजीम का बाइस बनने वाले वाक़यात दरअसल 1800 की दहाई के आखिर में शुरू हुए और एक तवील अरसे तक जारी रहे। साम्राज्यी ताकतों के फैसलों में बेशुमार गलतियां ऐसी थीं जिनके गैर मुतवक्के असरात थे, और यही फैसले इस जंग के आगाज का बाइस बने। कैंसास सिटी के नेशनल वर्ल्ड वॉर म्यूजियम और मेमोरियल में चलने वाली एक वीडियो के सीन में कहा गया है कि कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे सकता कि ऐसा क्यों हुआ, और जो आखिर में ऐसा क्यों हुआ का बेहतरीन जवाब फराहम कर सके। हम आज इस वीडियो में आपको 8 ऐसे हालात बयान करते हैं जिन्होंने इस पहली जंग अजीम को जन्म दिया। नंबर 1, फ्रांको रूसी इत्तेहाद 1894। 1870 की फ्रांको पर्शियन जंग ने रूस और फ्रांस दोनों को रुसवा कर दिया था, और वो जर्मनी की उभरती हुई ताकत से खौफजदा थे। जर्मनी ने पहले ही ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ इत्तेहाद कर रखा था। इसके नतीजे में रूस और फ्रांस ने भी बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। पहली जंग अजीम में इस फ्रांको रूसी इत्तेहाद ने इत्तेहादियों की तरफ से ट्रिपल एंटेंट की बुनियाद रखी। अल्बानी यूनिवर्सिटी में तारीख के एक एसोसिएट प्रोफेसर रिचर्ड एस फोगार्टी ट्रिपल एंटेंट की बतदरीज तश्कील पर कुछ इस तरह रोशनी डालते हैं कि 1894 में फ्रांको रूसी इत्तेहाद बना, फिर 1904 में बरतानवी फ्रांसीसी एंटेंट कोर्डियाल बना, और फिर मजीद आगे चलकर 1907 में एंग्लो रूसी एंटेंट बना। इस ट्रिपल एंटेंट ने वाकई सिफारती मुआहिदों के निज़ाम को मुस्तहकम किया, जिसकी वजह से 1914 में जंग करने वाले अहम मुखालिफ ब्लॉक्स की तश्कील मुमकिन हुई। ट्रिपल एंटेंट का निज़ाम पहली जंग अजीम के आगाज को पैदा करने के लिए बहुत अहम था, और शायद इसके फैलने में और हिस्सा डालने में भी। इसी इत्तेहाद ने आलमी दुश्मनी और मुसाबकत के बारे में तवक्कुआत का एक ऐसा मजमुआ तैयार किया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को तकसीम दर तकसीम करने का बाइस बना। नंबर 2, पहला जर्मन बहरी कानून 1898। जर्मनी की शाही बहरिया के नए मुकर्रर करदा सेक्रेटरी एडमिरल अल्फ्रेड वोन ट्रिपर्ट्स की तरफ से पेश की गई इस कानून साजी ने जर्मनी के जंगी बेड़े के साइज को ड्रामाई तौर पर बढ़ा दिया, जिससे जर्मन बहरी बेड़े में नुमाया इजाफा हुआ। ये इन 5 कवानीन में से पहला कानून था जिसने एक ऐसी तश्कील का खाका पेश किया जिसमें जर्मनों ने एक ऐसी बहरी कुव्वत बनाने का इरादा किया जो बरतानिया की रॉयल नेवी से ज्यादा मजबूत हो। डीपॉल यूनिवर्सिटी में तारीख, अमन, इंसाफ और तनाज़ात के मुताला के प्रोफेसर और 2018 में लिखी गई किताब पहली आलमी जंग और अदब की तारीखी तलाश के मुसन्निफ यूजीन बिरीगर के मुताबिक ट्रिपर्ट्स की तरफ से पेश किए गए कवानीन का मकसद बरतानिया को जर्मनी के साथ इत्तेहाद की तरफ माइल करना था। लेकिन इसके बरक्स बरतानिया ने जवाब में और भी ज्यादा बहरी जहाज बनाए, और यहाँ तक कि 1880 की दहाई के आखिर में जापान, फ्रांस और रूस के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए अपनी शानदार तन्हाई की पॉलिसी को भी तर्क कर दिया। प्रोफेसर बिरीगर के मुताबिक
जर्मन बहरी कवानीन के गैर मुतवक्के असरात थे। तनाज़ा से पहले ही ये जर्मन कवानीन बरतानवी हुकूमत और अवाम दोनों को मुश्तइल करने में कामयाब रहे। नंबर 3, रूसी जापानी जंग 1904 ता 1905। रूस के ज़ार निकोलस दोवम का हदफ एक ऐसी बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करना था जिससे रूस के बहरी और तिजारती जहाज़ों को बहरुल काहिल तक रसाई हासिल हो, और इसने अपने हदफ के तौर पर कोरिया का इंतखाब किया। रूस की बढ़ती हुई जारहियत ने जापानियों को परेशान कर दिया और इसी घबराहट में जापान ने चीन के नज़दीक एक पोर्ट आर्थर पर रूस की बहरिया के खिलाफ अचानक हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में होने वाली जंग चीन में समंदर और जमीन दोनों पर लड़ी गई। जापानियों ने ये जंग जीत ली और प्रोफेसर बीरिगर के मुताबिक इस जंग ने यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने में नुमायां किरदार अदा किया। फ्रांस, बरतानिया, जापान के हामियों और रूस के इत्तेहादियों ने 1904 में किसी भी किस्म के तनाज़ा में उलझने से बचने के लिए आपस में एक मुआहिदा किया। फिर बाद में फ्रांस ने रूसियों को बरतानिया के साथ इत्तेहाद में शामिल होने पर आमादा किया और पहली जंगे अजीम में उनके ताउन के लिए फ्रेमवर्क कायम किया। इस मुआहदा ने रूस के मफादात को मगरिब की तरफ मुंतकिल कर दिया, खास तौर पर बुल्कान में, और रूसी हुकूमत में सख्त गिर लोगों को मुस्तकबिल के तनाज़ात में अपना मौक़िफ़ रखने की तरगीब दी। 10 साल से भी कम अरसे बाद इस रूसी जंगी जुनून ने भी पहली जंगे अजीम के आगाज में अहम किरदार अदा किया। नंबर 4, 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी का बोस्निया और हर्ज़ेगोविना से इल्हाक़। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 1878 से एक मुआहदे की वजह से ऑस्ट्रिया के अंडर कंट्रोल हंगरी के मातहत सूबे थे, हालांकि ये सूबे अभी भी तकनीकी तौर पर सल्तनती उस्मानिया का हिस्सा थे। ताहम ऑस्ट्रो हंगरी हुकूमत ने जब मुकम्मल तौर पर उन इलाकों को हासिल करने की कोशिश की तो लोगों का एक सख्त रिएक्शन सामने आया। जबकि हमसाया मुल्क सर्बिया में सलावी बाशिंदे दोनों सूबों का खुद से इल्हाक करना चाहते थे, दोनों सूबों के अक्सरियती सलावी बाशिंदों की ख्वाहिश थी कि उनकी अपनी कौमी शनाख्त हो। नेशनल वर्ल्ड वॉर अव्वल म्यूजियम और मेमोरियल के सीनियर क्यूरेटर डवरान काट कहते हैं, इस दौर में कौम परस्ती ने भी कसीर नस्ली सल्तनतों में दूर दराज के हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहमत को भड़काया। खास तौर पर बुल्कान में कशीदगी बहुत ज्यादा थी, जहां रूस के गुलामों की मदद से सलावी लोगों ने ऑस्ट्रिया हंगरी की हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहमत की। इस कार्रवाई ने रूस को भी, जो खुद को सर्बिया का मुहाफिज समझता था, ऑस्ट्रो हंगरी की हुकूमत के साथ एक सुस्त तसादुम की तरफ मुतवज्जे किया। नंबर 5, 1911 का दूसरा मराकशी बहरान। कई सालों से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान मराकश को लेकर इख्तिलाफात चल रहे थे, क्योंकि जर्मनी के कैसर विल्हेम II ने फ्रांसीसी बरतानवी इत्तेहाद के मराकश पर दबाव डालने की कोशिश में मुदाखलत की थी। कैसर विल्हेम II पहली बार 1905 में मराकश के पहले बहरान के दौरान फ्रांसीसी मफादात के खिलाफ मराकश के हुक्मरान के लिए अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए टिंगिरिस भी गए, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया लड़ाई से दस्तबरदार होने के बजाय फ्रांस के लिए खड़ा हो गया। 1911 के दूसरे मराकशी बहरान के दौरान जर्मनी के वजीर खारजा अल्फ्रेड वोन कंडरलिन विच्टर ने मराकश के साहिल पर एक बंदरगाह पर अपनी बहरिया का एक जंगी क्रूजर तैनात कर दिया था, जो कि एक कबायली बगावत के जवाब में था, क्योंकि इस बगावत के बारे में जर्मनों का ख्याल था कि फ्रांस की तरफ से इस बगावत की हिमायत की जा रही है। मराकशी कौम से यकजहती की बजाय एक बार फिर बरतानिया ने फ्रांस की हिमायत की और फिर आखिरकार जर्मनी ये तस्लीम करने पर मजबूर हुआ कि फ्रांस ने मराकश में एक मुहाफिज रियासत कायम कर ली है। इन दोनों मराकशी बहरानों ने न सिर्फ बरतानिया और फ्रांस को इकट्ठा किया, बल्कि सिर्फ जर्मनों के साथ मुस्तकबिल के तनाज़ात को मजीद बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर दुनिया ने पहली जंगे अजीम की शक्ल में भुगता। नंबर 6, इटली का लीबिया पर 1911 में हमला करना। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक जदीद इतालवी रियासत, जो 1861 तक अभी कायम नहीं हुई थी, वो बड़े पैमाने पर इस झगड़े से बाहर रह गई थी, जिसने बरतानिया, फ्रांस और दीगर ताकतों को आलमी सल्तनतों में तब्दील किया।
तभी इतालवी हुकूमत ने शुमाली अफ्रीका के एक मुल्क लीबिया पर अपनी निगाहें मरकूज कीं, जिस पर अभी तक किसी और मगरबी यूरोपीय ताकत ने दावा नहीं किया था। इटली ने लीबिया को सल्तनती उस्मानिया से छीनने का फैसला किया। इटली और तुर्की जंग अमन मुआहदे के साथ खत्म हुई, लेकिन उस्मानी फौज लीबिया को छोड़कर पीछे हो गई और इस तरह इतालवियों को उसे इटली की नौआबादियात बनाने दिया। ये पहला फौजी तनाज़ा था जिसमें फ़िज़ाई बमबारी की गई थी, लेकिन जैसा कि मौर्रिख़ीन ने नोट किया कि इस फौजी तनाज़ा की असल अहमियत ये थी कि इस तनाज़ा ने सल्तनती उस्मानिया की कमज़ोरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों पर उसके फिसलते हुए कंट्रोल को बुरी तरह बेनकाब कर दिया था। इटली का लीबिया पर हमला इन अवामिल में से एक था जो बिलाखिर पहली जंगे अजीम का बाइस बना। तारीख़ दानों ने इसे सल्तनतों की जंग के तौर पर भी बयान किया है। नंबर 7, बुल्कान की जंगें 1912 ta 1913। बुल्कान लीग एक इत्तेहाद था जिसे सर्बिया, बल्गारिया, मोंटीनीग्रो और यूनान ने इस वक्त बनाया था जब उन्होंने 1800 की दहाई में सल्तनती उस्मानिया से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। इस इत्तेहाद ने, जिसे रूस की हिमायत हासिल थी, बुल्कान में तुर्की के आखिरी बच जाने वाले इलाकों पर मज़ीद कब्ज़ा करने की कोशिश की। सर्बिया, यूनान और मोंटीनीग्रो ने 1912 में पहली बुल्कान जंग में उस्मानी अफवाज को शिकस्त दी और उन्हें जंग बंदी कबूल करने पर मजबूर किया। ताहम बुल्कान लीग जल्द ही टूट गई और दूसरी बुल्कान जंग में सल्तनती उस्मानिया और रोमानिया बल्गारोहे के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। क्योंकि बल्गारिया की अफवाज यूनानियों और सर्बों के साथ मकदूनिया के तनाज़ा पर जंग में मसरूफ थे, बल्गारिया को बिलाखिर शिकस्त हुई। बुल्कान की जंगों ने खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर दिया। उस्मानियों के छोड़े गए इक़्तिदार के खला में सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान तनाव बढ़ गया। इसके नतीजे में ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके इत्तेहादी जर्मनी ने फैसला किया कि ऑस्ट्रिया हंगरी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए किसी भी वक्त सर्बों के साथ जंग की ज़रूरत होगी। इसलिए बहुत से मौरखीन बुल्कान की जंगों को पहली जंगे अजीम का हकीकी आगाज समझते हैं। नंबर 8, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का 1914 में कत्ल। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में तैनात साम्राज्यी अफवाज का अंदाज़ा लगाने के लिए ऑस्ट्रो हंगरी के तख्त के जानिशीन आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ने सराइवो का सफ़र किया। गयोरेलो पनसप नामी एक 19 साला सर्बियाई बागी ने इसे और उसकी बीवी सोफी को इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपनी गाड़ी में थे। मौरखीन ने लिखा है कि सर्बिया के इंतहा पसंद दरअसल आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मारना चाहते थे, क्योंकि वो डरते थे कि वो बहुत एतदाल पसंद था और वो ताकत के इश्तिराक के इंतज़ाम की हिमायत करेगा, जिससे सलावी लोगों को उम्र सल्तनत में हिस्सादार बनाएगा। इस कत्ल ने कौम परस्ती को मजीद उजागर किया जो ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत को पहले ही बुरी तरह नोच रही थी। चाहे ये कभी मुमकिन था या नहीं, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल ने कौमियत के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ कम अज़ कम सर्बिया के हवाले से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के कौमियत के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के अज़्म की ख्वाहिश को मजीद भड़का दिया। इसके बजाय, जैसा कि हर यूरोपीय रियासत ने बहरान में अपना अपना एक अलग ही मौक़िफ़ अपनाया, जिसकी वजह से उनके दरमियान तनाव बढ़ता गया। बरतानिया के इंपीरियल वॉर म्यूजियम के मुताबिक इस कत्ल ने रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी को, जो खुद को सुरबाइयों का मुहाफिज तसव्वुर करते थे, उनको मुश्किल फैसले करने पर मजबूर कर दिया। इनमें से कोई भी इस कत्ल को तस्लीम नहीं करना चाहता था और न ही किसी कमज़ोर की तरह सामने आना चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस खौफ से जर्मनी से मदद की दरख्वास्त की कि तनाज़ा में रूस मुलव्वस हो सकता है। जर्मनी ने मदद की पेशकश की। सर्बिया पर हमला करने के लिए जर्मनी की मदद ने ऑस्ट्रिया हंगरी की हौसला अफजाई की। जब 2 दिन बाद रूसी फौज मुतहर्रिक हुई तो जर्मनों को एहसास हुआ कि वो भी मुश्किल हालात में हैं। रूस के शामिल होने के लिए तैयार होने से पहले फ्रांसीसी फौज को जंग से हटाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो रूस और उसके इत्तेहादी फ्रांस से एक साथ 2 महाजों पर लड़ना नहीं चाहते थे। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया। 2 दिन बाद उसने फ्रांस के लिए भी ऐसा ही किया।
जर्मन फौजी बेल्जियम की गैर जानिबदार सरहद के करीब जमा हुए। जर्मन ने 4 अगस्त 1914 को फ्रांस पर हमला करने के लिए इस सरहद को उबूर करने का इरादा किया। बरतानिया ने बेल्जियम की मदद की दरख्वास्त के जवाब में जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहली जंग-ए-अज़ीम शुरू हो चुकी थी।